ये एलिड वेव थ्योरी कंप्लीट कोर्स सीरीज का फर्स्ट लेसन है एलिड वेव साइकिल। ये वेव साइकिल एलिड वेव थ्योरी का रोड मैप है। ये एक जिगजैग पैटर्न है जो मार्केट हमेशा फॉलो करती है। एलिड वेव एनालिसिस में हमें वेव्स काउंट करनी पड़ती हैं 1 2 3 4 5 ABC, और वो आप तभी काउंट कर सकते हैं अगर आप वेव साइकिल को अच्छी तरह समझते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नहीं जानते कि एलिड वेव थ्योरी क्या है और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक और वीडियो है जिसमें मैंने एलिड वेव थ्योरी को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को पहले देखें, समझें कि एलिड वेव थ्योरी क्या है, और उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ पाएं। अगर आप एलिड वेव थ्योरी के बारे में जानते हैं या थोड़ी रिसर्च कर रखी है इसके बारे में, तो वेव साइकिल के बारे में आप जानते ही होंगे। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी गाइडलाइंस हैं जो कि नॉर्मल लर्नर मिस कर जाते हैं, एंड उसकी वजह से वो एनालिसिस एक्यूरेट नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने की मेरी बुक पढ़ रखी है वो भी कुछ छोटी छोटी बेसिक सी गलतियां कर देते हैं एनालिसिस में, जो कि उनका पूरा एनालिसिस ही खराब कर देता है। तो इस वीडियो में मैं वेव साइकिल को कंप्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं मोशन ग्राफिक्स की हेल्प से। इस लेसन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है अगर आप वेव साइकिल को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो, क्योंकि वेव साइकिल को समझना ही फाउंडेशन है एलिड वेव थ्योरी एनालिसिस की। अगर आपने वेव साइकिल की छोटी छोटी गाइडलाइंस मिस कर दी तो आप एलिड वेव थ्योरी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए बिना मिस किए अगर आप वेव साइकिल को अच्छी तरह समझना चाहते हैं, और अगर आप एलिड वेव थ्योरी एनालिसिस में अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो इस लेसन में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एलिड वेव साइकिल एक्चुअली है क्या। वेव साइकिल में हम 1 2 3 4 5 ABC मार्क करते हैं। डिफरेंट लेवल्स की वेव्स के लिए डिफरेंट नंबरिंग यूज करते हैं, तो वो एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसमें नंबरिंग कैसे यूज करनी है। देन वेव साइकिल का स्टार्ट कहां से होना चाहिए वो एक्सप्लेन करूंगा, और लास्ट में कुछ मैंडेटरी रूल्स जो एलिड वेव साइकिल पे एप्लीकेबल होते हैं वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एलिड वेव साइकिल से। एलिड वेव साइकिल 8 वेव्स का कॉम्बिनेशन है, और ये 8 वेव्स हैं वेव 1 2 3 4 5 A B and C। ये 1 2 3 4 5 के कॉम्बिनेशन को मोटिव वेव या इंपल्सिव वेव बोलते हैं, जो कि मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में रहती है। और ABC के कॉम्बिनेशन को कोरेक्टिव वेव बोलते हैं, जो कि इंपल्सिव वेव की ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है और इंपल्सिव वेव को करेक्ट करती है। और ये इंपल्सिव और करेक्टिव दो बेसिक पैटर्न है एलिड वेव थ्योरी के। और ये 8 वेव्स 1 2 3 4 5 A B और C, ये 8 बेसिक वेव्स हैं एलिड वेव साइकिल की। एलिड वेव साइकिल में जितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनते हैं या सिंपल पैटर्न बनते हैं, वो सारे के सारे पैटर्न इन्हीं 1 2 3 4 5 ABC के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, या इन्हीं इंपल्सिव और कोरेक्टिव पैटर्न के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पैटर्न चाहे जितना भी बड़ा हो, जितना भी कॉम्प्लेक्स हो, उसकी इंटरनल वेव्स की जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो यही 8 वेव्स या यही 2 पैटर्न रहते हैं। अगर आपने इन 8 बेसिक वेव्स को समझ लिया तो आप सारे के सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स और सिंपल पैटर्न्स को भी आसानी से समझ आएंगे। अब देखते हैं कि इन 8 वेव्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहता है। अगर इन वेव्स के इंटरनल पैटर्न्स में जाएं तो वेव 1 का इंटरनल पैटर्न भी इंपल्सिव होता है 1 2 3 4 5। वेव 2 का पैटर्न कोरेक्टिव होता है A B and C। वेव 3 का पैटर्न इंपल्सिव होता है। वेव 4 कोरेक्टिव होती है। वेव 5 इंपल्सिव होती है। देन उसके बाद जो ABC करेक्शन आती है उसमें वेव A भी इंपल्सिव होती है। वेव A का पैटर्न भी 1 2 3 4 5 होता है। वेव B करेक्टिव होती है ABC पैटर्न, और वेव C भी इंपल्सिव पैटर्न होता है 1 2 3 4 5। इस स्ट्रक्चर से हमें यह पता चला कि इंपल्सिव और कोरेक्टिव पैटर्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। इंपल्सिव वेव के बाद एक कोरेक्टिव वेव एंड कोरेक्टिव वेव के बाद एक इंपल्सिव वेव, ये साइकिल चलता ही रहता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि ये इंपल्सिव और कोरेक्टिव पैटर्न दोनों डायरेक्शन में बनते हैं। तो 1 2 3 4 5 पैटर्न में वेव 1 3 और 5 इंपल्सिव वेव हैं जो कि अपसाइड डायरेक्शन में हैं, और ABC मूव में वेव A और C भी इंपल्सिव हैं जो कि डाउनसाइड डायरेक्शन में है। 1 2 3 4 5 में वेव 2 और 4 कोरेक्टिव पैटर्न है जो कि डाउनसाइड डायरेक्शन में है, और ABC में वेव B कोरेक्टिव पैटर्न है जो कि अपसाइड डायरेक्शन में है। तो इंपल्सिव पैटर्न यानी 1 2 3 4 5 अपसाइड डायरेक्शन में भी फॉर्म होता है, डाउनसाइड डायरेक्शन में भी फॉर्म होता है, और ABC कोरेक्टिव पैटर्न डाउनसाइड डायरेक्शन में भी फॉर्म होता है और अपसाइड डायरेक्शन में भी फॉर्म होता है। इस वेव साइकिल में और डीपर जाएं तो वेव 1 2 3 4 5 कंप्लीट होने के बाद एक इंपल्सिव पैटर्न कंप्लीट होता है, एक बड़ी वेव 1 बन जाती है। मतलब जब 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया तो उसके बाद वो ओवरऑल जो 5 वेव पैटर्न है वो एक बड़ी वेव 1 बन जाती है। उसके बाद ABC करेक्शन आती है, वो एक बड़ी वेव 2 बन जाती है।
देन उसी लेवल की वेव 3, वेव 4, वेव 5 को कंप्लीट होना होता है। एंड जब ये 1 2 3 4 5 पैटर्न कंप्लीट होता है तो उससे भी बड़ी एक वेव 1 बन जाती है। देन जो उसके बाद जो एबीसी करेक्शन आती है वो बड़ी वेव 1 के अगेंस्ट बड़ी 2 होती है। देन उसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसमें 3 4 5 कंप्लीट होनी होती है। देन वो 5 के बाद अगेन बड़ी 1, अगेन बड़ी 2, देन 2 3 4 5। ये साइकिल लगातार चलता रहता है और ये कभी खत्म नहीं होता। अपसाइड इंपल्स कंप्लीट होती रहती है, बड़ी वेव 1 बनती रहती है, देन करेक्शन आती रहती है, बड़ी वेव 2 बनती रहती है, देन अगेन 3 4 5। ये साइकिल हमेशा चलता रहता है जो कि कभी खत्म नहीं होता। तो इस वेव साइकिल में समझने वाले मेन पॉइंट्स ये हैं कि 1 2 3 4 5 जब कंप्लीट होती है वो इंपल्सिव वेव या मोटी वेव होती है, और जो एबीसी वेव होती है वो करेक्टिव वेव होती है। और इस इंपल्सिव और करेक्टिव पैटर्न दोनों मिलकर एक वेव साइकिल बनाते हैं। और इस पूरे वेव साइकिल में वेव 1 3 5 AC इंपल्सिव पैटर्न होता है, वेव 2 4 और B करेक्टिव पैटर्न होता है। इंपल्सिव और करेक्टिव पैटर्न दोनों डायरेक्शन में बनते हैं, ये अपसाइड डायरेक्शन में भी बनते हैं, डाउन साइड डायरेक्शन में भी बनते हैं। हर इंपल्सिव वेव के बाद एक करेक्टिव वेव आती है और करेक्टिव वेव के बाद एक इंपल्सिव वेव आती है, एंड देन फिर करेक्टिव वेव, देन फिर इंपल्सिव वेव। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। आई होप ये वेव साइकिल का स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि इसको मार्किंग कैसे करनी है। ये 1 2 3 4 5 या एबीसी को मार्क कैसे करना है। वेव साइकिल में नॉर्मली वेव 1 2 3 4 5 मार्क करने के लिए नंबरिंग यूज की जाती है। नॉर्मल 1 2 3 4 5 या रोमन नंबरिंग यूज की जाती है, रोमन 1 2 3 4 5। और अलग अलग लेवल्स और अलग अलग डिग्री की वेव्स काउंट करने के लिए इन्हीं नंबर्स में अलग अलग वेरिएशंस ला सकते हैं। जैसे नंबर को राउंड ब्रैकेट्स में यूज कर सकते हैं, नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज कर सकते हैं, देन रोमन नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, देन रोमन नंबर्स को राउंड ब्रैकेट्स में यूज कर सकते हैं। आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं, साइजेस चेंज कर सकते हैं। और एबीसी वेव मार्क करने के लिए आप कैपिटल लेटर में एबीसी मार्क कर सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में एबीसी मार्क कर सकते हैं। इन्हीं लेटर्स में अलग अलग वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं। एबीसी को राउंड ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। तो अलग अलग डिग्री की वेव्स काउंट करने के लिए आप नंबरिंग या लेटर्स में अलग अलग वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल मैं चार्ट्स पे देता हूं। एग्जाम्पल के लिए इस चार्ट को देख सकते हैं कि मैंने नंबरिंग कैसे काउंटिंग की है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट डिग्री की वेव मैंने ये राउंड ब्रैकेट में ब्लैक कलर में 1 2 3 4 5 मार्क की है। ये ब्लैक वाली 1 2, ये 3, ये 4, ये 5। मैं यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, हाईएस्ट डिग्री की वेव्स या लोअर डिग्री की वेव्स या हाईएस्ट लेवल्स की वेव या लोअर लेवल्स की वेव। तो उसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे जो सबसे बड़ी वेव है वो मैंने मार्क की हुई है ब्लैक कलर में, नंबर इन राउंड ब्रैकेट्स। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये सबसे बड़ी वाली वेव है इस वेव साइकिल में। तो ये हाईयर डिग्री की वेव होगी या मेजर वेव्स हो गई। अब इसके जो इंटरनल वाली वेव्स होंगी वो लोअर डिग्री की वेव्स होंगी। एंड देन अगर इसके एक लेवल लोअर डिग्री वेव्स में जाएं तो ये मेजर वेव 3 जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है और इस पॉइंट पे कंप्लीट हुई है, उसकी इंटरनल वेव्स को काउंट करने के लिए मैंने रोमन नंबरिंग यूज की है सेम राउंड ब्रैकेट में ब्लू कलर में, जो कि मैंने ऐसे मार्क की हुई है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो ये ब्लैक वाली 3 मेजर वेव 3 है। एंड उसके अंदर जो मैंने ब्लू कलर में रोमन नंबर्स में मार्किंग की है 1 2 3 4 5 में मेजर वेव से एक स्टेप डाउन, एक लेवल डाउन की लोअर डिग्री वेव है। और ये वेव 3 जो कि राउंड ब्रैकेट में रोमन नंबर पे मार्क किया मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसकी इंटरनल वेव्स काउंट करने के लिए मैंने नॉर्मल नंबरिंग यूज की है विदाउट एनी ब्रैकेट, और ये ब्राउन कलर में यूज की हुई है। जैसे ये 1 2 3 4 और 5। तो ये इस ब्लू वाले रोमन डिग्री वाली वेव्स की एक और लोअर डिग्री की इंटरनल वेव्स हैं जो कि मैंने ब्राउन कलर में मार्क की हुई हैं, नॉर्मल नंबर्स विदाउट एनी वेरिएशन। और सेम फॉर्मेट मैंने वेव 5 की इंटरनल वेव्स के लिए भी यूज किया हुआ है। ब्लैक वाली राउंड ब्रैकेट में मेजर वेव 5 की इंटरनल वेव्स काउंट करने के लिए मैंने सेम ब्लू कलर रोमन नंबर राउंड ब्रैकेट की मार्किंग की हुई है 1 2 3 4 5। जैसे इस ब्लैक वाली वेव 3 की एक लेवल लोअर डिग्री वेव के लिए मैंने ये ब्लू वाली राउंड ब्रैकेट में रोमन नंबर में मार्किंग की थी, सेम मैं इस वेव 5 की एक लेवल की लोअर डिग्री वेव काउंट करने के लिए कर रहा हूँ। एंड इस ब्लू वाली वेव की इंटरनल वेव्स काउंट करने के लिए यहाँ भी मैंने सेम नंबरिंग यूज की है, नॉर्मल नंबर्स बिना किसी वेरिएशन के ब्राउन कलर में। वेव मार्किंग के लिए ये नंबर्स और लेटर्स के अलग अलग वेरिएशन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अलग अलग लेवल्स की वेव्स को हम डिफरेंशिएट कर सकें।
जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट है, मेजर वेव्स ब्लैक कलर नंबर्स राउंड ब्रैकेट में मार्क हैं, ब्लैक वाली वेव के अंदर की वेव्स ब्लू कलर रोमन नंबर्स राउंड ब्रैकेट में मार्क्ड हैं, और इस ब्लू वाली वेव के अंदर की वेव्स नॉर्मल नंबर्स विदाउट एनी वेरिएशन ब्राउन कलर में मार्क्ड हैं। और सेम यही पैटर्न मैंने इस वेव 5 की इंटरनल वेव्स मार्क करने के लिए यूज किया हुआ है। तो आप ऐसे ही नंबरिंग और लेटर्स की अलग अलग वेरिएशंस यूज कर सकते हैं अलग अलग लेवल्स की वेव्स मार्क करने के लिए। वैसे तो आप अगर एलिड वेव थ्योरी कहीं प्रोफेशनल बुक्स या कहीं प्रोफेशनल कोर्स में सीखेंगे तो वो आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि हर एक लेवल की वेव को काउंट करने के लिए आपको कौन सी एग्जैक्ट नंबरिंग यूज करनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, सपोज मैं यहाँ से एक मार्किंग लेता हूँ 1 2 3 4 5, या ये मार्किंग लेता हूँ ABC। ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं इस काउंटिंग की सेटिंग्स में जाऊं, यहाँ पे डिग्रीज दी हुई हैं। ये डिग्रीज इतने टाइप की हैं, सुपर मिलेनियम, मिलेनियम, सब मिलेनियम, ग्रैंड सुपर साइकिल, साइकिल, ऐसे आपको अलग अलग डिग्रीज मिलेंगी वेव्स की। जैसे ये वेव है, अगर इसमें मैं सुपर मिलेनियम सिलेक्ट करूं तो ये कुछ ऐसे मार्क होंगे। अगर मैं मिलेनियम सिलेक्ट करूं ये कुछ ऐसे मार्क। अगर मैं सुपर साइकिल सिलेक्ट करूं ये कुछ ऐसे मार्क होंगी रोमन नंबर्स कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पे रूल वाइज अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं अलग अलग लेवल्स की वेव्स काउंट करने के लिए, लेकिन आपको ये डेफिनेट रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई एग्जाम देना है, एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा तरीका क्या है, हमें वेव्स अपने एनालिसिस के लिए यूज करनी है, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कोई माइन्यूट या माइनर या सब साइकिल सुपर साइकिल वाला कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे सबसे कंफर्टेबल लग रहा है मैं वो वाले वेव काउंटिंग मार्क करता हूँ। यहाँ नंबर्स के अलग अलग वेरिएशन को यूज करने का एम ये है कि हम अलग अलग डिग्री की वेव को डिफ्रेंशिएट कर सकें, हम पहचान सकेंगे कौन सी वेव कौन सी डिग्री की है। तो मुझे जो इसमें कंफर्टेबल लगता है मैं वही वाले फॉर्मेट्स यूज कर सकता हूँ। आप भी अगर खुद के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो कोई भी नंबर वेरिएशन या लेटर वेरिएशन यूज कर सकते हैं वेव काउंटिंग के लिए। आप चाहे 1 2 3 4 5 को ABCDE मार्क कर दो, आप चाहे ABC को 1 2 3 मार्क कर दो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसी मार्किंग कीजिए। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ, अपनी नॉलेज से किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप वो सुपर साइकिल, मिलेनियम, माइन्यूट वाले रूल्स एंड नंबरिंग यूज कर सकते हैं। आई होप वेव काउंटिंग में नंबरिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। बेसिक रूल्स क्या हैं? ये रूल्स मैंडेटरी हैं जो कि फॉलो होने ही चाहिए, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी मार्किंग करेंगे तो जो रूल मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये रूल्स फॉलो होने ही चाहिए। ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो आपकी वेव काउंटिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया। तो इन रूल्स को ध्यान से सुनिए, ये जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस चार्ट पे जैसे मैंने ब्लैक कलर में 1 2 3 4 5 मार्क कर रखी है, ये रूल्स के बेस पे मार्क कर रखी है, मैंने कहीं अपनी मर्जी से नहीं मार्क कर रखी। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, इस चार्ट पे या किसी भी चार्ट पे अगर देखेंगे तो आपको कहीं भी बहुत सारे जिगजैग मूव मिलेंगे। ये जिगजैग है, देन जिगजैग है, तो बहुत सारे जिगजैग मूव्स आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 वेव मार्क कर लें। ऐसा नहीं, हर जिगजैग को आप ऐसे 1 2 3 4 5 मार्क कर लें, या आप यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ मार्क कर लें। ये वेव काउंटिंग करने के रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, कैलकुलेशंस हैं जो कि इस कोर्स के अगले लेसन्स में एक्सप्लेन की जाएंगी। लेकिन कुछ बेसिक रूल्स हैं जो कि कभी चेंज नहीं होते, वो रूल्स मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक 1 2 3 4 5 वेव मैं लेता हूँ। एलिड वेव साइकिल के जो भी रूल फॉलो होंगे वो सारे इस 1 2 3 4 5 पैटर्न में ही फॉलो होंगे। इन रूल्स को ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं अपने वेव काउंटिंग में। तो बेसिक रूल्स हैं, जरूरी रूल्स हैं, उन्हीं को मिस कर जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल है, वेव 1 के बाद वेव 2 फॉर्म होती है, वो वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट से ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। ये वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट से नीचे नहीं जा सकती। मतलब वेव 1 इस पॉइंट से स्टार्ट हुई है तो वेव 2 इस पॉइंट के ऊपर ही कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि वेव 2 यहाँ कंप्लीट हो, तो ये फिर वेव 2 नहीं रहेगी। ये यहाँ भी कंप्लीट हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, लेकिन यहाँ इस वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट के नीचे कंप्लीट नहीं हो सकती। और दूसरा जरूरी रूल, ये 1 3 और 5 ये 3 इंपल्सिव वेव्स हैं। इन तीनों वेव्स में से वेव 3 सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये वेव 3 इस वेव 1 या वेव 5
दोनों में से किसी एक वेव से बड़ी होनी चाहिए। नॉर्मल केसेस में 99% ऑफ द टाइम वेव 3 वेव 1 से बड़ी ही रहती है। ये आप बहुत रेयरली देखेंगे कि वेव 3 वेव 1 से छोटी है। पैटर्न होता है लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल, जो कि मैं पैटर्न्स में एक्सप्लेन करूंगा एक अलग लेसन्स में। उस केस में वेव 3 वेव 1 से छोटी हो सकती है, और ये ओनली लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल पैटर्न में होता है। लीडिंग डायगोनल पैटर्न कुछ ऐसे होता है जिसमें ट्रायंगल बनता है। ये रेयर पैटर्न है और बहुत कम बनता है, कभी कभार सालों में एक बार देखने को मिल जाता है। इसको मैं पैटर्न में एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी इसको माइंड में मत रखिए। अभी मैं जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि वेव 3 सबसे छोटी नहीं हो सकती। अगर वेव 3 वेव 1 से छोटी हो जाती है तो वेव 5 को वेव 3 से छोटा होना पड़ेगा। अगर यहाँ वेव 5 भी वेव 3 से बड़ी हो जाती है, 1 भी 3 से बड़ी हो जाती है, तो ये बेसिक रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा, मतलब आपकी वेव काउंटिंग गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन नॉर्मल 99% केसेस में वेव 3 वेव 1 से बड़ी ही होती है, तो ये रूल को हमें ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन न्यू लर्नर्स ये नॉर्मल गलती कर देते हैं, ये चेक नहीं करते कि वेव 3 वेव 1 से बड़ी है कि नहीं, तो ये बेसिक सी गलती कर जाते हैं। इस रूल को बहुत सारे एलिड वेव एनालिस्ट या लर्नर किसी अलग वे में यूज करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि वेव 3 सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। वो ये लेते हैं कि वेव 3 वेव 1 और वेव 5 में से सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये रूल नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वेव 3 सबसे बड़ी होती है, क्योंकि वो वेव 3 की पर्सनैलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेव 5 वेव 3 से बड़ी नहीं हो सकती। वेव 5 जब एक्सटेंडेड होती है तो वेव 5 वेव 3 से बड़ी हो सकती है, और ये होती है। ये बहुत सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैं रियल टाइम एनालिसिस करता हूं उसमें आप देखेंगे। रूल बस ये है कि वेव 3 सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए, वेव 3 सबसे बड़ी ही होनी चाहिए, वैसा रूल नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल कि वेव 4 वेव 1 को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। जो वेव 1 का एंड पॉइंट होता है, वेव 4 उसके ऊपर ही कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे वेव 2 वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट के नीचे कंप्लीट नहीं हो सकती, वैसे ही वेव 4 वेव 1 के एंड पॉइंट के नीचे कंप्लीट नहीं हो सकती, या वेव 4 वेव 1 के एंड पॉइंट को टच या ब्रेक नहीं कर सकती। इस रूल में एक एक्सेप्शन है, ये वेव 4 वेव 1 की रेंज में आती है, लेकिन वो डायगोनल पैटर्न में आती है। दो पैटर्न होते हैं, एंडिंग डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। उस केसेस में वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में आती है। वो अलग केसेस हैं, वो बहुत रेयर पैटर्न्स हैं, वो जब मैं पैटर्न को एक्सप्लेन करूंगा तब एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मली अपनी यही माइंड पे रखना है, 99% ऑफ द टाइम इंपल्स पैटर्न ही फॉर्म होता है, और उसमें वेव 4 वेव 1 को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। और चौथा मैंडेटरी रूल, वेव 5 वेव 3 के टॉप के ऊपर ही कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वेव 5 वेव 3 के टॉप के नीचे कहीं कंप्लीट हो। अगर ऐसा हो गया तो ये वेव 5 बनी नहीं। वेव 5 बनेगी ही तभी जब ये वेव 3 के ऊपर चली जाएगी। तो ये मैंडेटरी रूल चाहे आप लिख लो, ये आपको याद रखने हैं। वेव 2 वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट के नीचे नहीं जा सकती। पहला, वेव 2 वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट के नीचे नहीं जा सकती। दूसरा, वेव 4 वेव 1 के एंड पॉइंट के नीचे नहीं जा सकती। तीसरा, 1 3 और 5 में से वेव 3 सबसे छोटी नहीं हो सकती। चौथा, वेव 5 वेव 3 के टॉप के ऊपर ही कंप्लीट होनी चाहिए। ये नीचे और ऊपर मैं तब यूज कर रहा हूँ जो 1 2 3 4 5 अपसाइड डायरेक्शन में है। अगर ये 1 2 3 4 5 डाउन साइड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा होगा तो इस केस में मैं ऐसा बोल लूंगा कि वेव 2 स्टार्ट ऑफ वेव 1 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, वेव 4 एंड ऑफ वेव 1 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, या वेव 5 वेव 3 के नीचे कंप्लीट होनी चाहिए। ये 1 2 3 4 5 पैटर्न अपसाइड और डाउन साइड दोनों डायरेक्शन में फॉर्म होते हैं। अब वेव साइकिल में लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की वेव साइकिल स्टार्ट कहां से होना चाहिए, यानी कि जो वेव 1 है इसका स्टार्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, तो वो मैं अभी आपको इस चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। जो भी मेजर वेव साइकिल होता है, जब भी आप कोई मेजर वेव्स काउंट करते हैं, उसमें मेजर वेव साइकिल किसी भी स्टॉक के ऑल टाइम लो से स्टार्ट होता है। ये टाटा मोटर का स्टॉक है। इस स्टॉक का अगर मैं लाइफ टाइम मूव देखूं तो लाइफ टाइम लो यहाँ पे है। तो यहां से वेव साइकिल इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। वेव 1 यहां से स्टार्ट होगी, वेव 2 3 4 और 5। अभी इस दो के पीछे ये मूव भी है। ये स्टॉक ने यहां से ऊपर गया था, नीचे आके एक नया लो रजिस्टर किया। जब भी कोई स्टॉक अपना नया लो रजिस्टर करता है तो उसके पीछे का सारा मूव किसी काम का नहीं रहता, वो नेगेट हो जाता है। उसको हम एलिड वेव एनालिसिस के लिए यूज नहीं करते।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहां से वेव 1 और ये 2 मार्क करें एंड देन 3 देन 4 देन 5। बहुत सारे न्यू लर्नर्स ऐसा मार्क करते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे अगर ऑल टाइम लो देखूं तो वो यहाँ पे है, इस पॉइंट पे। अगर यहाँ पे आप वेव 1 वेव 2 मार्क करेंगे तो वेव 2 वेव 1 के स्टार्ट पॉइंट से नीचे आ गई। ये एलिड वेव साइकिल के रूल्स के खिलाफ है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जो आपका वेव साइकिल स्टार्ट होगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा जो ऑल टाइम लो है। बहुत सारे लर्नर्स ऐसे मार्क करते हैं वेव्स। ये वेव काउंटिंग किसी भी एलिड वेव थ्योरी के बेसिक रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रही। वेव 2 स्टार्ट ऑफ वेव 1 के नीचे कंप्लीट हो रही है, ये रूल फॉलो नहीं कर रही। वेव 4 वेव 1 के एंड पॉइंट के नीचे कंप्लीट हो रही है, ये रूल फॉलो नहीं कर रही। तो यहाँ पे बेसिक रूल्स ही फॉलो नहीं हो रहे। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है आपको। जब भी कोई वेव काउंटिंग करते हैं, ये छोटी छोटी गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है ताकि आपकी वेव काउंटिंग एक्यूरेट हो। अगर मैं इस पॉइंट से वेव 1 2 3 4 5 मार्क करता हूं तो ये बेसिक सारे रूल फॉलो कर रही है। ये वेव 2 यहाँ पे वेव 1 के ऊपर क्लोज कंप्लीट हुई है। ये वेव 2 एक्चुअली यहाँ पे है। ये मार्क कहाँ हुई है उसको छोड़िए, जो चार्ट पे जो मूव है यहाँ कंप्लीट हुआ है, तो ये इसके ऊपर कंप्लीट हुआ है। वेव 3 देखूं तो वेव 3 वेव 1 से बड़ी है, तो सबसे छोटी नहीं है। चेक करना हो तो मैं कर देता हूँ। ये 1 2 ये 100% प्रोजेक्शन है। 209 यहाँ पे वेव 3 वेव 1 के बराबर हो चुकी थी। इस पॉइंट के ऊपर गई है तो वेव 3 वेव 1 से बड़ी ही है, तो वेव 3 यहाँ सबसे छोटी नहीं है। और वेव 1 का एंड पॉइंट देखूं तो ये है, और वेव 4 का एंड पॉइंट देखूं तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे भी वेव 4 ने वेव 3 को ओवरलैप नहीं किया हुआ है। तो ये काउंटिंग एलिड वेव साइकिल के सारे रूल्स को फॉलो कर रही है। तो यही था एलिड वेव साइकिल, जो कि मैंने अच्छी तरह डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। इवन मार्किंग कैसे करनी है, वेव साइकिल स्टार्ट कहाँ से करना है, इसके बेसिक रूल्स और गाइडलाइंस क्या है वो भी एक्सप्लेन कर दी हैं। रूल्स और गाइडलाइंस और कैलकुलेशन इसमें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन वो आगे वाले चैप्टर्स में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की जाएंगी। इस लेसन का मेन एम था एलिड वेव साइकिल को समझाना, वो मैंने एलिड वेव साइकिल ही यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि एलिड वेव साइकिल को समझ लिया तो आपने एलिड वेव थ्योरी को समझ लिया। ये कंप्लीट एलिड वेव थ्योरी का 5% या 10% भी नहीं है। सिर्फ एलिड वेव साइकिल को समझने से आप वेव्स को एक्यूरेटली मार्क नहीं कर सकते। उसके लिए वेव्स पर्सनैलिटीज, वेव्स कैलकुलेशंस, वेव्स पैटर्न को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की जाएंगी। और अगर आप एलिड वेव थ्योरी को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक स्ट्रैटेजी है 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जो कि एलिड वेव 3 की रिट्रेसमेंट लिमिट्स पे बेस्ड है। अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को समझ लिया तो मतलब आपने 50% से ज्यादा एलिड वेव थ्योरी को समझ लिया। हम एलिड वेव थ्योरी में चाहे कितना भी टफ से टफ एनालिसिस कर लें, लेकिन जो ट्रेड सेटअप होता है, बाइंग रेंज, स्टॉप लॉस या टारगेट्स कैलकुलेट होते हैं, वो इसी 38% रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बेस पे ही होते हैं। और ये एलिड वेव थ्योरी की स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी को मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आप 50% एलिड वेव थ्योरी जस्ट आधे घंटे में ही समझ जाएंगे, और इसके बेस पे अपने कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग डिसीजन भी ले पाएंगे। और अगर आपको एलिड वेव थ्योरी को कंप्लीटली सीखना है, जल्दी सीखना है, तो मेरी बुक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एलिड वेव प्रिंसिपल, जो कि अमेजॉन पे अवेलेबल है। ये एक बुक इंग्लिश में है। अगर आप इसे पढ़ के सीख सकते हैं तो आप इसे अमेजॉन से बाई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा एलिड वेव कोर्स अपलोड करने में मुझे 5 से 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि इसमें अराउंड 50 से 60 वीडियोज बनेंगी, जिन्हें बनने में टाइम लगेगा और 5-6 महीने भी लग सकते हैं। तो वेव साइकिल में बस इतना ही। अगर ये आपको अच्छी तरह समझ नहीं आया तो इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखें, क्योंकि एलिड वेव साइकिल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फाउंडेशन बनाएगा आपकी एलिड वेव थ्योरी एनालिसिस की। और अगर आपने इसमें कुछ मिस कर दिया तो आगे आने वाले जितने भी रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, आप उनको यूज करके भी एक्यूरेट एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, जो कि होगा पर्सनैलिटीज ऑफ वेव्स, जिसमें वेव्स की नेचर और बिहेवियर एक्सप्लेन किया जाएगा। धन्यवाद।